नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक छोटी सी क्रैश कोर्स काइंड ऑफ सीरीज़, जहां पर को हम लोग कोशिश करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से कवर करने की। तो जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, आज की इस वीडियो पर हम जो बेसिकली कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो जब हम शुरू करते हैं, बात हम पहले करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ द लॉ ऑफ प्रोमिसेस। जब हम बात करते हैं कोई भी ऐसे लीगल राइट्स और रूल्स की जो डील करते हैं प्रॉमिस से, वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। अब प्रॉमिस में क्या क्या आ सकता है? प्रॉमिस में आ सकता है प्रॉमिस का फॉर्मेशन, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी इन्फोर्सिबिलिटी। जो प्रॉमिस के इन तीन एस्पेक्ट को कवर करता है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। अगर अब हम बात करें सर विलियम एंसन की डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो सर विलियम एंसन बोलते हैं द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट व्हाट अ मैन हैज़ दैट टू एक्सपेक्ट शैल कम टू पास, दैट व्हाट हैज़ बीन प्रॉमिस्ड टू हिम शैल बी परफॉर्म्ड। The law of contract does not lay down a number of rights and duties which the law will enforce. It consists of rather a number of limiting principles subject to which the parties may create rights and duties for themselves which the law will uphold. The parties to a contract, in a sense, make the law for themselves. तो बेसिकली अगर इस डेफिनेशन को हम आगे लेके चलते हैं तो सर एंसन आगे बोलते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज by which rights are acquired by one or more to act or forbearances on the part of other or others. ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार कि सर एंसन का कहने का मतलब क्या है। तो पहले सर एंसन बोलते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि जो हमसे प्रॉमिस करा गया है वो पूरा हो। अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक फार्म है, उस फार्म का ओनर मैं हूँ और मैं वहाँ पर कोई बेकरी खोल के बैठा हूँ जहाँ पर से मैं कुछ फार्म के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके लेट्स से मैं बनाता हूँ पिज़्ज़ा या ब्रेड बनाता हूँ, बट मेरे पास उसको बनाने के लिए अवन नहीं है। मेरे पड़ोस में एक मेरा पड़ोसी रहता है जिसके पास अवन है, बट उसके पास बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं उसके पास जाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि आप मुझे मेरा अवन यूज़ करने दो, आप मुझे अपना अवन यूज़ करने दो, उसके बदले मैं आपको अपने ये जो रॉ मटेरियल्स हैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। वो हम लोग आपस में डील करते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है। और अब जितनी बार मैं उसके वहाँ जाता हूँ मैं अपना प्रोडक्ट यूज़ करके पिज़्ज़ा बनाता हूँ और उसको सामान मैं प्रोवाइड करता हूँ। बट जो मेरे पास सामान है, मैं क्योंकि फार्म चला रहा हूँ, अब पॉसिबल है कि एक सीज़न के बाद जो क्रॉप्स में ग्रो कर रहा हूँ या जो मेरा रॉ मटेरियल है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ। तो अब इस केस में क्या होगा? मेरे पास कुछ स्टॉक पर पड़ा है, मैंने अपने एक बिज़नेस शुरू करा है, मैं लोगों को बिज़नेस सप्लाई कर रहा हूँ, पर मेरे पास मेरे लिए कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, उसको देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही सपोज़ 2-3 महीने के बाद जैसे ही क्रॉप वापस ग्रो हो जाएगी, मैं आपको इतना प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक मुझे आप इस टाइम ड्यूरेशन के बीच पर अपना ओवन यूज़ करने दो। तो वो कहता है ठीक है, और मैं ईज़िली यूज़ करता हूँ। अब अगर मैं उस काम को ना करूँ तो क्या होगा? मैं 3 महीने के बाद उसको वो चीज़ नहीं दूँ। अब उसको इस बात का डर लगे रहेगा क्योंकि ये चीज़ अब एक फ्यूचर में होने वाली चीज़ के ऊपर बेस्ड है। मेरी क्रॉप्स ग्रो होंगी, उन क्रॉप से ग्रो होने के बाद मैं उसको अब क्रॉप सप्लाई करूँगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ निकल के आया उसका बेसिस इस फैक्ट से निकल के आया कि जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो प्रॉमिस पूरा होना चाहिए। ठीक है। तो सर एंसन इसके अलावा ये बोलते हैं कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कोई रूल्स और प्रोसीजर नहीं दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा, ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है इस लॉ के अंदर। यहाँ सिर्फ इस बारे में बात करी गई है कि जो इसमें कुछ लिमिटेशंस दी हैं कि इन लिमिटेशंस के अलावा पार्टी कुछ भी कर सकती है। जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो हम जो चीज़ मेंशन कर रहे हैं इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर, उसके अलावा आप कुछ भी करो, आप अपने लिए कोई भी लॉ रूल बनाओ, उस लॉ को हम इन्फोर्स करेंगे। तो सपोज़ आप और मैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो हमारे इस केस में क्या होगा कि हम जो अपने लिए चीज़ों को लेकर चलेंगे, हम जिन टर्म्स के ऊपर अग्री करेंगे, उन टर्म्स को इन्फोर्स कराने का काम तो स्टेट का होगा। पर हम जो ये टर्म्स बनाएंगे वो हम उस एक्ट के हिसाब से बनाएंगे या उस लॉ के हिसाब से बनाएंगे जो हमको स्टेट ने दी होगी, जिसमें सिर्फ लिमिटेशंस हैं। हम उन काम के अलावा कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है।
तो बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा लोग आकर के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सर एंसन का कहना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेलमन की, तो सर सेलमन कहते हैं इट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़। और अगर हम बात करते हैं पॉलक की, तो पॉलक डिफाइन करते हैं एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए वो है सेक्शन 2H की डेफिनेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट एक प्रॉमिस है, और प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ चीज़ प्रपोज करता हूँ कि मुझे आप इतने रुपए दो, इसके बदले में आपको ऐसा कुछ दूंगा। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही आपने इसको इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया, ये प्रॉमिस बन गया। इस प्रॉमिस को जैसे ही मैं आपके पास, आपने मुझे चीज़ सप्लाई करना शुरू कर दी, हमने आपस में डील कर दी, एक एग्रीमेंट बन गया कि मैं आपको इस टाइम पे देना शुरू कर दूंगा। और अगर जो हमने डील कर रखी है कि लॉ के हिसाब से सही है, तो दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, इट इज़ लॉ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट इस लॉ की जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। ये कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डील नहीं करता। जो कॉन्ट्रैक्ट के बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे सेल्स ऑफ गुड, पार्टनरशिप, या उसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब के अलग अलग इंश्योरेंस, इन सब के अलग अलग एक्ट हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। ठीक है। ये इसमें जो शुरू पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट इसी एक्ट के अंदर था, बट बाद में हम लोगों ने वहाँ से निकाल करके इसकी एक सेपरेट एक्ट बना करके लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज़ म्यूचुअलिटी एंड सेकंड वन इज़ कंसेंसस एड आइडम। जब हम बात करते हैं म्यूचुअलिटी की, म्यूचुअलिटी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअलिटी का मतलब होता है इक्वल राइट बिटवीन पार्टीज़। अब सपोज़ आप और मैं हैं, हम दोनों 18+ हम दोनों मेजर हैं, हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम दोनों इक्वल हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट अब सपोज़ करते हैं आप एक बच्चे हो, आप 12 साल के हो, 11 साल के हो, 10 साल के हो, मैं 25-30 साल का आदमी हूँ। हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हम लोग इक्वल हैं? हम लोगों का सोचने का तरीका क्या इक्वल है? या सेकेंडली हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज़ मैं आपके वहाँ का एक गुंडा हूँ बहुत बड़ा आपके एरिया का, और मैं आपको बंदूक की नोक पर ज़ोर रख कर बोलता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो अग्री कर, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए? नहीं। तो ये पहला ग्राउंड है, म्यूचुअलिटी। हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर म्यूचुअलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ जो हमारे पास है वो है कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि जो आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं, जो हम लोग डील करने जा रहे हैं, उन डील पर हम लोगों का जो व्हाट वी कॉल इट, जो हम लोगों का माइंड है, जो हम लोगों के आपस के टर्म्स हैं, वो सेम होने चाहिए। सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको 10 तारीख को आकर के, मेरा एक ट्रक आएगा जिसका नाम कुछ है, सपोज़ लेट्स से रिवला है। एक रिवला नाम का ट्रक आपके पास आने वाला है, वहाँ से आपका सामान निकल के आएगा। अब वहाँ उस दिन रिवला नाम के 10 ट्रक निकल के आते हैं। आपका ट्रक कौन सा है आपको नहीं पता। तो आपको एक ट्रक की बात करी गई थी, 10 ट्रक निकल के आए। तो यहाँ पर कंसेंसस एट आइडम नहीं है, या मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। तो मीटिंग ऑफ माइंड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअलिटी यानी कि इक्वलिटी ऑफ पार्टीज, एंड मीटिंग ऑफ माइंड, कंसेंसस एट आइडम, ये कॉन्ट्रैक्ट के 2 मोस्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। उसके अलावा जो अब बात करते हैं एक अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की, तो अग्रीमेंट की हम बात करते हैं, अग्रीमेंट एक बहुत वाइड टर्म है। ठीक है। जितने अग्रीमेंट हैं वो कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है। मैं आपसे कहूँ चलो हम मूवी देखने चलते हैं, एक अग्रीमेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको गिटार क्लासेस दूंगा, उसके बदले आप मुझे इतने रुपये पे करोगे, ये अग्रीमेंट है। आप मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ दूंगा, ये अग्रीमेंट है। हर चीज़ के अग्रीमेंट हो सकते हैं, एक बहुत वाइड टर्म है। पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिमिटेड है, क्योंकि एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जब तक वो अग्रीमेंट लॉ से इन्फोर्स नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, कि एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. This is one of the most important aspect of contract law. ठीक है। तो अब हम कब कहेंगे कि कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है?
हमने बात की लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की, बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट व्हेन इट इज लीगली इन्फोर्सिबल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ें कब होती हैं? तो अगर हम चेक करें सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो अगर उसकी जो कंडीशंस हैं अगर वो सेटिस्फाई हो जाएं तो अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विल बी लीगली इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहो तो नोट डाउन करना, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला पॉइंट है, देयर इज सम कंसिडरेशन फॉर इट। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। मैं आपको गिटार सिखा रहा हूँ, उसके बदले आप मुझे पैसा दे रहे हो, ये पैसा और गिटार सिखाना कंसिडरेशन है। मैं आपको खाना दे रहा हूँ, आप मुझे खाने के बदले सपोज पानी दे रहे हो, बार्टर सिस्टम, तो कंसिडरेशन है। वही हमने अवन वाले जो केस की बात करी थी, उसने मेरे को अवन यूज़ करने दिया, मैंने उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा। यहाँ पर को भी दो कोई ना कोई कंसिडरेशन है। सेकंड है, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हमने जो बात करी थी म्यूचुअलिटी की, कि जो दोनों इक्वलिटी पार्टी की होनी चाहिए, तो बच्चा नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तो उसकी हम बात यहाँ फिर कर रहे हैं कि पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज निकल के आएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। उसके अलावा कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अब अगर आप और मैं कोई आपस में टर्म या डीलिंग कर रहे हैं और हम लोगों की कंसेंट ही फ्री नहीं है, सपोज मैं बंदूक के नोक पर आपसे बोलता हूँ कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, तो क्या ये कोई लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट हो सकता है? कि आपकी कंसेंट फ्री है, आप किसी प्रेशर पर आकर के मुझे वो करने को दे रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। जो हम काम कर रहे हैं वो लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अब मैं आपसे बोलूँ कि अ, अगर तू उस बैंक को रॉब करेगा, मैं तेरे को इतना रुपये दूंगा, और इंसान जाता है बैंक को रॉब करता है और पकड़ा जाता है, और वो बोलता है यार मैंने तो रॉब करा, पैसे मतलब जो भी हुआ तो उसने मुझसे डीलिंग करने को कहा था। तो यहाँ अब वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को इन्फोर्स नहीं कर सकता, पैसे नहीं मांग सकता मुझसे, बिकॉज जो पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल नहीं था। या एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि अगर तू जाकर के किसी का मर्डर करके यार मैं तेरे को इतने रुपये दूंगा, वो जाता है मर्डर करता है, उसका हाथ कट जाता है और मर्डर हो नहीं पाता, या मर्डर हो भी जाता है और मुझसे पैसे मांगता है, मैं देने को मना कर दूँ, तो कोर्ट यहाँ कहेगी कि आपने क्राइम कमिट करा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्राइम हो चुका है, और जब तक पर्पस लॉफुल ना हो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके अलावा जो अगला पॉइंट है, हमारा पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि जो अग्रीमेंट हम कर रहे हैं वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज हम बात करते हैं स्मगलिंग करने की, ड्रग डीलिंग करने की, कोई चीज़ गवर्नमेंट ने अवॉइड कर रखी है पहले से, जिसके ऊपर चीज़ हो ही नहीं सकती, जैसे ड्रग्स के ऊपर हमारे पास लॉज हैं। तो अगर कोई इंसान अब ड्रग में तस्करी करने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उसका पर्पस ही वैसे अनलॉफुल है, बट अगर कोई बंदा आकर के बोले कि एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, तो वो वाइड एग्रीमेंट हो सकता है। जब तक हम एक्सप्रेस ना करें कि वाइड अग्रीमेंट, मतलब एक्सप्रेसली हमको ये नहीं कहना होगा कि अग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे टर्म्स हैं एग्रीमेंट की, वो बहुत वेग नहीं होनी चाहिए, अनसर्टेन नहीं होने चाहिए। जो हमने बात करी थी वो रिवला वाले ट्रक वाले केस की, कि मैंने आपसे कहा कि मेरा एक ट्रक आएगा इस नाम का और वहाँ से आपका सामान निकाल लेना, और 10 ट्रक निकल के आते हैं, तो इस केस में जो टर्म जो अनसर्टेन है, तो ऐसा केस भी नहीं निकल के आना चाहिए। ये दिया हुआ है सेक्शन 29 के हिसाब से। और फाइनली जो हमारा क्लॉज है वो है, अग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। जो हम अग्रीमेंट कर रहे हैं वो परफॉर्म तो हो। अब मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं आपके लिए चांद से पत्थर लेके आऊँगा आधे घंटे के अंदर, पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान पर रखने पड़ेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फोर्सिबिलिटी एंड बाइंडिसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब आते हैं इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन पर। जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर कहीं पर को भी इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन की बात नहीं दी गई है। कहीं पर को भी ऐसा नहीं कहा गया है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, बट इंग्लिश लॉ पर ये है। और हम लोग का जो ये लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लॉ है, बनाया अंग्रेज़ों ने है, तो हम भी उसी चीज़ को फॉलो करते करते आ रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आप और मैं अग्रीमेंट कर सकते हैं, हमारा अग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। चलो मूवी देखने चलते हैं और मैं आऊँ ना, और आप मेरे ऊपर केस कर दो कि मैं तो पहुँचा ये मूवी देखने के लिए, आया नहीं, तो अब इस केस में क्या होगा? क्या ये एक लीगली इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ जो हमारा इंटेंशन था वो एक लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का इंटेंशन नहीं था, हमारा एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। जब हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, तो वहाँ पर को तो हम लोगों का जो प्लान है वो है टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन, कि अगर मैं आपको फ्यूचर में इतने रुपये देने की बात कर रहा हूँ, आप मुझे गुड सप्लाई करो, नहीं होगा तो हम केस करेंगे।
ये हमारा इंटेंशन यहाँ पर को है। पर मैं एक ऐसा दोस्त आपसे बोल रहा हूँ चलो यार घूमने चलते हैं और मैं आऊँ ना, तो आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा लीगल ऑब्लिगेशन कोई क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है। इसको समझने के लिए हम कुछ केस के हिसाब से बात करेंगे। जो पहला केस है हम लेंगे वो है मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर का। बेसिकली एक हस्बैंड वाइफ का केस है और उन दोनों के बीच में कुछ दिक्कतें पैदा हो रही थी, तो वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया। बेसिकली हस्बैंड वाइफ से कहता है कि मैं तेरे को हर मंथ का मेंटेनेंस पे करते चलूंगा, बट तू मेरा जो क्रेडिट है उसको प्लेज मत करना। तो कोर्ट ने इसमें कहा था कि ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। एक सिमिलर केस पर जिसका नाम है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। इस केस में क्या होता है, इस केस में एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं। वो जो हस्बैंड होता है वो सीलॉन में जॉब कर रहा होता है और वो अपनी वाइफ को घुमाने के लिए इंग्लैंड लेकर आता है। जो इंग्लैंड वाइफ और हस्बैंड पहुंचते हैं तो वहाँ जा आने के बाद जो वाइफ है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और हस्बैंड को अर्जेंटली वापस सेलोन आना होता है। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तेरे को हर महीने 30 पाउंड पे करूँगा, जब ठीक हो जाएगी मैं तेरे को लेने के लिए आ जाऊँगा। और हस्बैंड वापस सेलोन पहुँचता है, कुछ टाइम वाइफ को पैसा पे करता है और कुछ टाइम के बाद पैसा पे करना बंद कर देता है। तो अब प्रॉब्लम निकल के क्या आती है, जो वाइफ होती है, वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर देती है कि इसने मुझे पैसे देना बंद कर दिया। तो कोर्ट यहाँ हेल्ड करती है कि इट इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यहाँ ऑब्लिगेशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, ये जो इंटेंशन था वो नहीं था। मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पर को प्रेजेंट नहीं था। इसी की तरह एक केस और है, वो है जोन्स वर्सेस पेटाबेटन का। ये एक बहुत फेमस केस है। इस केस में क्या होता है, इस केस में एक बेटी होती है और एक मदर होती है। तो मदर अपनी बेटी से बोलती है कि तू फिलहाल जो अपनी जॉब कर रही है उसको छोड़ करके फर्दर एजुकेशन कर ले और उस एजुकेशन को करने का जो एक्सपेंस है मैं बेयर करूँगी। बेटी अग्री करती है, वो पढ़ने के लिए बाहर चले जाती है और 5 साल तक का वो पढ़ाई करते रहती है, बट पढ़ाई नहीं कर पाती है, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाती एग्जाम्स को, फेल होते रहती है। 5 साल के बाद क्या होता है, जो मदर होती है वो अपनी बेटी के ऊपर जो पैसे खर्च कर रही होती है ट्यूशन की वगैरह वगैरह के, वो देना बंद कर देती है और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस निकल के आ जाते हैं और बेटी कोर्ट में केस फाइल कर देती है। तो इस केस में जब मैटर कोर्ट के आगे आता है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म क्या था कि तू पढ़ाई कर और तेरे पढ़ाई का सारा एक्सपेंसेस मैं उठाऊंगी। तो कोर्ट यहाँ हेल्प करती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, बट कब तक? 3 साल का कोर्स है, 5 साल हो गए, 5 साल में अभी बच्ची फेल होने पर लगी है, फर्स्ट ईयर पास नहीं कर पाई, अब क्या होगा? वो तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहेगी और मम्मी को ज़िंदगी भर उसके एक्सपेंस बेयर करने पड़ेंगे, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो कोर्ट ने कहा कि जब हम ऐसा केस की बात करते हैं, ये इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट फॉर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। वो जब, अब वरना तो बच्ची ज़िंदगी भर पढ़ाई करते रह जाती। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट की जब हम काइंड्स की बात करते हैं, हम उनको 3 क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं। जो पहली क्लास है वो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट जो हम करने जा रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल है या नहीं है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ 5 कैटेगरीज पे कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो डिफाइन है सेक्शन 2H में, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफाइंड है सेक्शन 2I पर। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी एक पार्टी के हिसाब से भी अगर उसे वाइड डिक्लेयर करे तो वाइड हो जाएगा। अभी तक वो वाइड नहीं है, अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी भी कह दे कि मुझे अग्रीमेंट नहीं करना है तो वो वाइड हो जाएगा। जैसे ज़बरदस्ती किसी के सिर पर बंदूक रख करके मैं साइन करवा दूँ, कॉन्ट्रैक्ट तो अब साइन हो चुका है, अब वो कोर्ट में जाएगा, एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर लीगल वे में कर दिया। अब कोर्ट में जा करके बोलता है कि मुझसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, पर उसको लगता है यार ठीक है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ तो गलत कुछ नहीं है क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो क्या करें, जी मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। और अगर वो कहे मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड या वाइड पार्टी के हिसाब से हो जाए, ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट आर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्डली आता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफाइन है सेक्शन 2J पे। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबल हो ही ना, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट वाइड एग्रीमेंट के फॉर्म पर आता है। एग्जाम्पल जैसे किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, विच इज़ डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, वाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ। लॉ ने कहा है कि अगर आप किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो इट विल बी अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा हमारे पास आता है अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अब सपोज आपने मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा,
मैंने आपसे कहा कि आप मुझे आज 1 लाख रुपए दो, मैं आपको परसों को 100 बोतल 100 ट्रक पानी की भिजवा दूंगा। आपने कहा ठीक है। आपने मुझे पैसे पे करे, मैंने आपका पानी का ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्ट करा, पानी के ऑर्डर को मंगा करके अपने ट्रक में डालना शुरू करा। उससे पहले कि मैं उस ट्रक को कहीं भेजता, मैं मर गया। अब मैं मर गया, मेरे अलावा उस कंपनी में कोई और है नहीं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है, तो अब ये अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब इन्फोर्स हो ही नहीं पाएगा। तो आपका उसमें पार्टी थी, आपको पानी की उसके अलावा कोई नीड है भी नहीं, और मैं मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट आपको हो भी नहीं पाया। सो ऑल सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड हैं, बट किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो अनइन्फोर्सेबल हो जाए, ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट इज अनलॉफुल और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो लॉ के अगेंस्ट होते हैं। स्मगलिंग करना, रैकेटिंग करना, आपका किसी के क्या कहते हैं उसको, मैं वर्ड भूल रहा हूँ, तस्करी करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन बेसिस में करता है, ऑल ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट आर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर को अगर हम बात करें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की और वाइट कॉन्ट्रैक्ट की, हमको पता है कि वाइट कॉन्ट्रैक्ट भी है और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है, दोनों तो यार सेम सेम टाइप की चीज़ें हैं कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, पर ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं वाइट कॉन्ट्रैक्ट की, तो वाइट कॉन्ट्रैक्ट कुड बी ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट, बट इट कुड बी एन लीगल कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि, अगर बात करूँ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की, इसका जो स्कोप है लिमिटेड है। इट विल बी ओनली बी ऑन दोज टर्म्स जहाँ पर को लॉ वो करने को अलाउ नहीं करता। जैसे ट्रैफिकिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ रॉन्ग। ठीक है। तो इस केस में अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पा रहे हम लोगों का, अब क्या करें? वो इट विल बी अनलॉफुल एंड वाइट कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर मैं वही कॉन्ट्रैक्ट, कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना, किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स तो वैलिड है, इट इज़ लीगल, वो लीगली सही है, बट एक टेक्निकल जो लॉ ने डिफाइन कर रखा है उसके हिसाब से इट इज़ वाइड। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बहुत वास्ट है। इट कुड बी एन अनलॉफुल और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, और इट कुड बी लीगल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल इलीगल दोनों आएंगे, बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट विल ओनली कंपेयर्स ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी की हम बात कर रहे हो। ठीक है। तो जो हम लोगों की अब सेकंड क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, वो आती है जो काइंड आता है वो आता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। हमने अब बात करी इन्फोर्सिबिलिटी की, जहाँ हमने 5 इन्फोर्सिबिलिटी ग्राउंड पर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करने वाले हैं फ्रॉम अ व्यू ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन कि कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज कंस्ट्रक्टिव और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। जब हम बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पर को हम लोग एक्सप्रेसली एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट करके या बोल करके दोनों पार्टीज उस चीज़ पर अग्री कर रही है, दैट इज़ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सपोज मैं एक सिंगर हूँ और मैं किसी म्यूजिक लेबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ। इस केस में उसने मुझे एक कागज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिख कर दिए, मैंने इनको पढ़ा और साइन कर दिया, इट बिकम्स एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा जो सेकंड आता है वो आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब सपोज मैं किसी से कहूँ कि मैं तेरे अकाउंट में 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दूंगा, तू यार मुझे अपनी गाड़ी दे दे। वो सुनता है हमने कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, वो आया, उसने अपनी गाड़ी मेरे वहाँ छोड़ दी सुबह के टाइम पर आकर के, तो उसने उस एक्ट को पूरा कर दिया। यहाँ पर को हम लोगों ने कोई साइन नहीं करा, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, ना उसने मुझे हाँ ना कुछ नहीं बोला, अपनी गाड़ी आकर के मेरे को दे दी। तो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसने गाड़ी दे दी है, अब मेरे को पैसे वहाँ पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा आता है जो तीसरा कैटेगरी, वो है कंस्ट्रक्टिव और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बेसिकली सपोज मैं जाता हूँ पिज़्ज़ा हट, वहाँ जा कर के मैं ऑर्डर करता हूँ पिज़्ज़ा, मैं उससे कहता हूँ रहने दे मुझे पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, मैं होम डिलीवरी का घर जाकर कुछ मंगा लूँगा। तब तक मैं बाहर जाता हूँ, या सॉरी एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, लेट अस से कि मैं कहीं जाता हूँ, कहीं जाने के बाद मैं कोई कुछ डीलिंग करता हूँ, और उस डीलिंग के हिसाब से मुझे 1 लाख रुपये मिलने होते हैं, बट मुझे 50 लाख रुपये मिल जाते हैं, मुझे 49 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो अब मेरे पास 49 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में थे ही नहीं। अब ये मेरी ड्यूटी है कि उस 49 लाख रुपीज़ को मैं वापस उस इंसान को देख के आऊँ जिसने मुझे दिए हैं। या सेम अगर पिज़्ज़ा की हम बात करते हैं, सपोज़ इस एग्जाम्पल वापस आता हूँ, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की बात करी, फिर मैं सर्च कर रहा था, मैंने छोड़ दिया, ऐप में कुछ ग्लिच आया, किसी और ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, वो पिज़्ज़ा मेरे वहाँ करके मुझे मिल जाता है और मैं पिज़्ज़ा को खा लेता हूँ। अब क्या?
जिसने ऑर्डर किया उसको तो नहीं मिला, उसकी जगह वो पिज़्ज़ा मेरे को मिल गया। तो अब मेरी ड्यूटी क्या बनती है, उस पिज़्ज़ा का मैंने कंपनसेशन उस आदमी ने ऑनलाइन पे कर दिया था, तो अब क्या उसे मुझे पे करना पड़ेगा या पिज़्ज़ा मेरे लिए फ्री था, अब क्या? सो द थिंग बिकम्स कि ऐसे केसेस में इट्स अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम्स माई ड्यूटी टू पे बैक फॉर दिस पिज़्ज़ा टू मेक दैट पर्सन राइट अगेन। ठीक है, तो हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये क्या होता है? जब हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट को दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सपोज आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, हमने कि आप ऐसा करोगे मैं ऐसा करूँगा, और आपने भी वो कर दिया मैंने भी वो कर दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, किसी पार्टी को अब कोई काम नहीं करना है। सो ऑल दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक एग्जांपल और आ सकता है विच इज़ यूनिलेटरल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज मेरी बिल्ली खो गई, मैं बिल्ली पाली है, बिल्ली खो गई, तो अब मैं एक पोस्टर छपवाता हूँ और कहता हूँ जो मेरी बिल्ली को ढूंढ कर ला कर देगा मैं उसको 5,000 रुपये प्राइज़ दूंगा। अब एक आदमी मेरी बिल्ली को ढूंढ कर मेरे पास ले आता है, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, पर मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा अभी करना है। जिसने कार वाला एग्जांपल लिया था कि उसने कहा कि कार मैं मुझे कार चाहिए थी, 10 लाख रुपये देने थे, वो अपनी कार मेरे वहाँ छोड़ कर चला गया, तो उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट पूरा कर लिया है। अभी मेरी ड्यूटी है कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट पूरा करना है। ठीक है, तो दीज आर द टू काइंड, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर को वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जो अभी होने होते हैं, जो अभी तक हुए नहीं है। सपोज बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। अगर सपोज मैं खुद कुछ दिनों के बाद एक कोचिंग क्लास शुरू करता हूँ, एक ऑफलाइन कोचिंग क्लास शुरू करता हूँ, और कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपको सब्जेक्ट को पढ़ा दूंगा जी, पर आपको मुझे 500 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे। वो कहते हैं ठीक है, हम आपके वहाँ अगले महीने से आ जाएंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट ना उसने करा है ना मैंने पूरा करा है, ना उसने मुझे 500 रुपये दिए हैं ना मैंने उसे पढ़ाया है। तो ऑल दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस कैटेगरी। तो हम लोगों ने अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करी, तो हमने बेसिकली अभी कॉन्ट्रैक्ट को 3 क्लासेस में डिफाइन करा है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी जब हमने बात करी कॉन्ट्रैक्ट की, वो था वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अलावा हमने बात करी थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन की, जहाँ हमारे पास है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरी हमने बात करी थी मोड ऑफ क्रिएशन के बारे पर, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे पर, सॉरी कौन से मोड ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया, मोड ऑफ क्रिएशन हो गया, और मोड ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी हो गया। इन्फोर्सिबिलिटी में 5 चीज़ें आ गई। मोड ऑफ क्रिएशन पे हमारे पास था आपका क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अलावा हमारे पास मोड ऑफ क्रिएशन पर था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जब हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासीफाई करते हैं, हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द मोड ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन द मोड ऑफ क्रिएशन एंड द मोड ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में हमारे पास आया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मोड ऑफ क्रिएशन में हमारे पास आया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। और मोड ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी पे हमारे पास आया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हमारा है कॉन्ट्रैक्ट के काइंड्स। बट एक और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होता है विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो जो ये लास्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। आपने कई बार रेलवे के टिकट कटाए होंगे, या आप कभी मूवी देखने के लिए गए होंगे, या आपने कभी ऑनलाइन किसी गेम को खेलने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा होगा, या आपने कभी जब अमेज़ॉन वगैरह में अपना अकाउंट बनाया था आपने तब साइट में जा कर के क्लिक करा होगा, या आप कभी कोई लॉटरी का टिकट लेते हो, या उसके अलावा आप कोई भी कभी ड्राई क्लीनर के पास जाते हो,
जब अपना सामान पकड़ा तो आपसे एक फॉर्म में साइन कराता है। तो जितने ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइप होते हैं, दीज ऑल आर नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इस जितने पार्टीज़ हैं, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करिए, दूसरे को साइन करने ही करने हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है उसके अलावा। सपोज़ मैं एक म्यूज़िक लेबल हूँ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म बना के दे दिया और एक सर्विस लॉन्च कर दी कि जिसको ज्वाइन करना है वो आकर के साइन कर ले कॉन्ट्रैक्ट पर, हम उनको इस सर्विस को प्रोवाइड कर देंगे। सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट मैंने करा था, सब क्लॉजेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे, सब मेरे फेवर पे थे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या निकल के आएगी कि जिसके फेवर पे वो चीज़ें नहीं थी, अब वो कहाँ जाएगा, उसके पास क्या रेमेडी है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो कोर्ट ने ये कोशिश करी है कि जो वीकर पार्टी है कोर्ट उनको ज़्यादा फेवर करे। ठीक है, पहला है रीजनेबल नोटिस। तो जितने भी जब भी ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट निकल के आएंगे, एक एडिक्वेट नोटिस देना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो, कुछ गलत हो रहा हो, तो जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है वो वीकर पार्टी को नोटिस देगी कि कंडीशंस को देखने के लिए, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट के एक्चुअल टर्म्स क्या हैं। अगर सपोज मैं एक लाइफ टाइम डील आपको कोई प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको लाइफ टाइम में अखबार देने वाला हूँ, सब्जेक्ट टू दिस 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 दिस, मैंने आपको लाइफ टाइम डील तो बोल्ड में लिख कर दे दिया, सब्जेक्ट दिस 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 छोटे में लिख कर दे रखा है, ऐसा अलाउड नहीं होता। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि सब्जेक्ट टू दीज रेस्ट्रिक्शंस जो चीज़ें हैं, दिस इज नोन एज एडुकेट नोटिस, एक रीजनेबल नोटिस। उसके अलावा अगर आप जब वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हो, आपको लगता है कि यार इसमें ऐसा होने से मुझे दिक्कत पड़ सकती है, मुझे ये क्लॉज नहीं चाहिए, तो आपको इमीडिएटली मुझे बताना पड़ेगा कि आपको इस लाइबिलिटी से मैं एग्जेम्प्ट कर दूं, ये क्लॉज हम लोगों के ऊपर लागू ना हो। तो ऐसा कुछ आने पर हम लोग आपस में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना करके ड्राफ्ट कर सकते हैं, उस नोटिस के ऊपर हम एक्ट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन मैं लिख कर दे रहा हूँ वो रीजनेबल होनी चाहिए। अब जैसे सपोज मैंने म्यूजिक लेबल का कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दिया क्योंकि आपने कहा चलो लाइफ टाइम डील है, मुझे सब कुछ करने को मिल रहा है, मैं कर देता हूँ। पर बाद में उसमें एक क्लॉज ऐसा है कि जो कह रहा है आपको अगले 20 साल तक का सिर्फ गाना मेरे लिए ही गाना है, आपका सारा कॉपीराइट मेरे हाथ में रहेगा, आप कहीं और गाना नहीं गा सकते हो, आप जितने गाने ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में सब मेरे हो जाएंगे। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन से रीजनेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसको कोर्ट चेक करती है कि जितने भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं दे ऑल शुड बी रीजनेबल। और अगर फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी होता है, जो बेसिक ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट की होती है, अगर वो ख़त्म हो जाए, तो कोर्ट हमेशा जो वीकर पार्टी है उसको बचाने की कोशिश करता है। सपोज़ एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपनी इस शर्ट को किसी ड्राई क्लीनर को साफ़ करने के लिए दे दिया, ड्राई क्लीनर ने कहा ठीक है जी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, मैं आपको इतना रुपये पे कर रहा हूँ, ये वो, और इसमें एग्जेम्पशन क्लॉज दे रखे हैं कि अगर आपका कपड़ा फट जाए, आपके कपड़े में डाई लग जाए, आपका कपड़ा ख़राब हो जाए, तो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, स्टैंड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है, साइन सभी को करना पड़ता है, मैं भी कर देता हूँ, मैंने साइन कर दिया। उसके बाद मैं 2 दिन के बाद जाता हूँ ड्राई क्लीनर के पास, सर मैंने आपको कपड़ा दिया था वापस कर दो ज़रा, धुल गया है। तो वो कहते हैं आपका कपड़ा खो गया। अब मैं क्या करूँ, मेरा कपड़ा बहुत महंगा था। अब मैं कोर्ट में जाता हूँ कि जी मैंने तो इनको अपना कपड़ा साफ़ करने के लिए दिया था, उन्होंने मेरे कपड़ा खो दिया। अब वो दिखाएंगे सर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा है कि एग्जाम्पशन दे रखा है कि आपका कपड़ा खो जाएगा, तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड ग्राउंड। तो कोर्ट कहेगी जी नहीं, आपका जो टर्म्स कंडीशन है रीजनेबल नहीं है, आपका जो फंडामेंटल कॉन्ट्रैक्ट का कोर था वो था कपड़ा साफ़ करना, वो तो आपने करा ही नहीं, आपने कपड़ा गायब कर दिया, तो आप अब इनको कपड़ा नया ला कर दो, उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करो। तो बेसिकली ये आता है आपका फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात पर, कि अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का कोर है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस है, उसका पूरा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ना हो रहा हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो आपको करना ही करना पड़ेगा, उसके लिए आप कोई एग्जेम्पशन नहीं मांग सकते हो। उसके अलावा आता है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन की बात हम करते हैं कि कोर्ट जो है वो हमेशा दूसरे पार्टी को फॉलो करेगी अगर कोई एम्बिग्यूटी निकल कर आती है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ टर्म्स दे रखी हैं जिसमें काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशन हैं कि यार किसके पक्ष की बात कर रहे हैं, मतलब कौन ज़्यादा फेवरेबल किसकी तरफ हो रहा है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसकी तरफ ज़्यादा फेवरेबल है। सपोज कॉन्ट्रैक्ट का इसमें कुछ दे रखा है, टर्म दे रखे हैं कि ब्रीच हो जाएगा तो इतना रुपये पे करने पड़ेंगे जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसको, और ऐसा होगा तो नहीं पे करने पड़ेंगे। बट वो कुछ कंफ्यूजन से निकल कर आ रहा है कि किसके तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो कोर्ट बेसिकली यहाँ पर को जो वीकर पार्टी होती है जिसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया होता है उसको फेवर करती है। फिर आता है आपकी कुछ कुछ जगह
कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स हैं जो आपको ऐसे अनफेयर टर्म्स से बचाते हैं। जैसे इंग्लैंड में आपका जो टर्म निकल के आता है वो है द इंग्लिश अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट ऑफ 1977। यहाँ पर को जो लायबिलिटी है वो लिमिट कर रखी है उन लोगों की जो लोग कॉन्ट्रैक्टेड टर्म्स में एंटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टैट्यूट्स आकर के भी आपको बचा सकते हैं, बट इंडिया में ऐसा कोई स्टैट्यूट हमारे पास नहीं है। अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसके अनफेयर टर्म्स से बचने के लिए इंडियंस के पास कोई ऐसा स्टैट्यूट नहीं है जो बचाएगा। बट इंडिया में एक केस है जिसका नाम है इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी। इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी। इस केस में बेसिकली कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो वीकर पार्टी है उनको ऐसे एग्जेम्पशन क्लॉज के थ्रू हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम साइन करते हैं जिसमें मतलब कोई भी चीज़ें आ सकती हैं, मूवी का टिकट साइन करना, रेलवे का टिकट लेना, या गवर्नमेंट के टेंडर्स जो निकल कर आते हैं, ऑप्शन निकल के आते हैं, उनको उसमें पार्ट लेना, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो दोस्तों बस आज मेरे ख्याल से बहुत लंबी वीडियो हमने खींच ली है। आज की वीडियो पर हम इतनी ही बात करेंगे। अगली वीडियो पर हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की। तो अगर आपको ऐसे ही लीगल वीडियोज़ की ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके क्वेश्चंस अगर कोई हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। और आपको अगर कुछ चीज़ें चेंज करवानी है वीडियो पर, कुछ तकलीफ़ें लगती है वॉइस वगैरह कुछ, तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल वर्क अपॉन दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।